आज का जो हमारा चैप्टर है, ये आप सभी का क्लास 12th का जियोग्राफी का आपकी जो वर्ल्ड वाली बुक है, मानव विकास को हम समझेंगे। इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं ऐसे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक तो उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और अगर यदि आपका वाइवा है या ऐसा कोई क्लास टेस्ट है, तो उसमें भी आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ईज़ी चैप्टर है और इससे पेपर में बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये है कि 3 से 5 नंबर का बन जाता है और शॉर्ट में बात करें तो 1 नंबर का आपका एमसीक्यू आता ही है। मैप के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा। सबसे पहले मानव विकास क्या होता है? मानव विकास हम तब कहते हैं, जब मनुष्य की विकल्पों में वृद्धि होती है। इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, परिभाषा, डेफिनिशन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मानव विकास कब होता है? मानव विकास तब होता है, जब हम देखते हैं कि मनुष्य के विकल्प में वृद्धि हुई। विकल्प और उसका जीवन स्तर बेहतर होता है। जीवन स्तर मतलब जो उसका लाइफ़स्टाइल था वो और अच्छा हो रहा है। जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसके उन्नति हो रही है और उसके ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप पहले पढ़ाई करते थे, तो आपके पास ऑप्शन क्या था? आपके पास ओनली ऑप्शन था कि आप बुक्स को पढ़ रहे हो। फिर इसके बाद में आप स्कूल गए, फिर आपने ट्यूशन लिया, फिर ट्यूशन के अलावा भी अगर आप देखो तो आप इंटरनेट की सहायता से पढ़ रहे हो। आप इसके अलावा और भी रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हो, दूसरे ट्यूशन के क्लास नोट्स वगैरह। जैसे-जैसे आप लोगों को और रेफरेंस मिल रहे हैं और ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इससे आपका दिख रहा है कि आपका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। पहले बुक पे ही आधारित थे। फिर आपने अपने क्लास के टीचर से या जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो आपको पढ़ा रहा था। फिर उसके अलावा फिर आपने क्या देखा कि आपके पास ट्यूशन टीचर भी आ गए, फिर इंटरनेट की ज़रूरत से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसे धीरे-धीरे आपके क्या हो रहे हैं, ऑप्शन बढ़ रहे हैं और ऑप्शन बढ़ने का मतलब आपका विकास ज़्यादा हुआ, आपका विकास हो रहा है। और यही चीज़ अगर आप एक रूरल बच्चे को देखोगे, जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर अच्छे इनकम के सोर्स नहीं है, तो वो केवल अपनी बुक से या अपने टीचर से केवल उनसे ही पढ़ पाएगा, बाकी चीज़ों से नहीं पढ़ पाएगा। तो उसका जो डेवलपमेंट है और आपका जो डेवलपमेंट है, उसमें अंतर आएगा। जब भी मनुष्य के विकल्प में, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, उसमें वृद्धि होती है, तो हम उसे विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संकल्पना, संकल्पना का मतलब है इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल्लक। उनके द्वारा 1990 में क्या किया गया कि मानव विकास को इंट्रोड्यूस किया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? मनुष्य का यानी विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं? तो ये संकल्पना किसके द्वारा पेश की गई थी? तो याद रखना है पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल्लक द्वारा 1990 में प्रस्तुत की गई थी। ये 1 नंबर में आ सकता है। इनकी सहायता करने के लिए 2 और थे, जिसमें से एक भारतीय थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। ये भारत के थे, ये भी अर्थशास्त्री थे। नॉवेलिस्ट भी रहे, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के अमर्त्य सेन थे, इन्होंने भी मानव विकास के डेवलपमेंट में या मानव विकास की संकल्पना को डेवलप करने में इन्होंने भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन संकल्पना से ही बन जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास की संकल्पना में किन 2 देश के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है? तो एक पहला देश आप लिखोगे पाकिस्तान और दूसरा देश का नाम आप लिखोगे भारत। भारत के कौन थे? अमर्त्य सेन थे और पाकिस्तान के कौन थे? डॉक्टर महबूब उल्लक। कब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने? 1990 में। अगला मानव विकास का स्तंभ, ये आपका 3 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, अभी हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहला स्तंभ है आपका समता, दूसरा है आपका सतत पोषणीयता, तीसरा है आपका उत्पादकता और चौथा है आपका सशक्तिकरण। अगला, मानव विकास सूचकांक, इसे शॉर्ट में हम बोल देते हैं एचडीआई, एचडीआई। इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। ये एक ऐसा इंडेक्स है, आपको पता है इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली हमें एक ग्राफ की तरह शो करता है, क्या चीज़ डेवलपमेंट में ऊपर है, क्या चीज़ डेवलपमेंट में नीचे है। ये चीज़ शो करता है, क्या चीज़ शो करता है? ये हमारा एक इंडेक्स शो करता है। अगर हम देखें मानव विकास को जब हम मापते हैं तो उसको 3 चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर देखा जाता है कि वहाँ की एजुकेशन लिटरेसी रेट, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। दूसरी चीज़ वहाँ का हेल्थ, स हेल्थ सेक्टर कैसा है, जिसमें हम उसके जीवन की प्रत्याशी दशा देखते हैं। वहाँ पर लोग अधिकतर कितना जी रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी है और तीसरी देखें हम संसाधनों तक पहुँच यानी सस्टेनेबिलिटी। लोग अपने संसाधनों तक कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, उनकी क्रय शक्ति कितनी है, हम ये भी देखते हैं। शिक्षा को हम 2 तरीके से देखेंगे, शिक्षा होती है एक जो नाम मात्र की शिक्षा होती है और दूसरा होती है ऐसी एजुकेशन जो हमें आप अपने आगे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। जब हम कोई स्किल सीखते हैं, जब हम कोई डिग्री कोर्स करते हैं जिसके बिहाफ़ पे हमें एक अच्छी सैलरी मिलती है। लोग सीए बनते हैं, लोग एमबीए करते हैं, लोग आगे चलकर टीचर का कोर्स करके टीचिंग लाइन में जाते हैं।
सो ये वो कोर्सेज़ होते हैं जिसके बाद आपको वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, जिसके थ्रू आप अपनी एक लाइफ़ को, एक करियर को एक अलग दिशा दे सकते हो। तो वहाँ की प्रौढ़ शिक्षा कितनी है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मानव विकास के उपागम। तो कितने उपागम हैं? 4 उपागम हैं। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याणकारी उपागम, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है आपका क्षमता उपागम। ये चारों के चारों उपागम। वैसे 4 ही क्वेश्चन आपसे आएँगे जब लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, मानव विकास के स्तंभ बताइए। तो बच्चे कई बार कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं? यहाँ के पॉइंट नीचे बोल देते हैं और नीचे के पॉइंट ऊपर नहीं। आपको ये डायरेक्टली रट लेना है। समता का मतलब समानता, सतत पोषणीय का मतलब ऐसा विकास जिसमें संसाधनों को इस हिसाब से यूज़ करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी यूज़ कर सके। उत्पादकता को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर हमारा जो कृषि उत्पादन है वो भी आ जाता है या जो औद्योगिक उत्पादन है वो भी हो जाता है। हमेशा उत्पादन जब ज़्यादा होगा तभी हमारा विकास ज़्यादा होगा। अगर हम किसी चीज़ की उत्पादनता को कम कर देंगे तो इनकम का सोर्स जो है वो कम है। जैसे एक कंपनी है वो एक दिन में 100 बल्ब बनाती है और अगले दिन उसको एक दिन में 150 बल्ब बनाने हैं, फिर अगले दिन और ऐसी संख्या बढ़ रही है, तो उसकी प्रोडक्टी तो ब प्रोडक्ट यानी उसका प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ में उसका डेवलपमेंट भी होगा उस कंपनी का। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है और वो ज़्यादा बेच रहा है। तीसरा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के अंदर ये होता है कि हम अपने आत्मनिर्णय लेने में कहाँ तक सक्षम हैं, हम कितने सशक्त हैं। ठीक है भाई? अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये भी आएगा, मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है, ये कौन देता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वर्ल्ड में हर एक देश को रैंक देती है और वो रैंक इस हिसाब से दी जाती है कि उस देश का डेवलपमेंट कैसा है, उस हिसाब से उसको रैंक दी जाती है। सबसे पहली रिपोर्ट इसने कब करी थी जारी? 1990 में। न्यूनतम स्कोर कितना होता है? कम से कम कितना स्कोर होगा? 0 और अधिकतम स्कोर कितना होता है? 1। जो जिसको 1 स्कोर मिलता है वो विकसित देश में आता है और जिसको 0 मिलता है वो कम विकसित होता है। याद रखना आप सभी को, ये भी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और भी बनेंगे जैसे मैं बता दूँगा, लेकिन इसमें पहले लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, एमसीक्यू तो फिर छोटे-छोटे से। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों में अंतर है। देखो वृद्धि एक समय के बाद होता है, कहते हैं रुक जाता है। लेकिन विकास जो है वो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा चलती रहती है। दूसरा, वृद्धि हो सकता है कि हमें दिखाई दे, लेकिन विकास कई बार हमें दिखाई नहीं देता। तो वृद्धि समय के वृद्धि को मात्रा में हम नापते हैं। जैसे कितनी मात्रा में कोई चीज़ बढ़ रही है, बाल कैसे बढ़ रहे हैं, नाखून कैसे बढ़ रहे हैं, फैट कैसे बढ़ रहा है, तो वो वृद्धि की कैटेगरी में आएगा। और इसमें हम कई बार जो वृद्धि होता है, वो कई कारणों से बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई फल बाज़ार में बहुत ज़्यादा बिकने लगा है। वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो लोग क्या करेंगे, उसको मूल्य निरपेक्ष कर देंगे, उसको महँगा बेचेंगे। अगला, वृद्धि जो है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। विकास हमेशा क्या होता है? गुणात्मक होता है, मूल्य सापेक्ष होता है और विकास ऋणात्मक में कम हमें दिखता है, धनात्मक में ज़्यादा दिखता है, ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में ही हम विकास को क्या करते हैं? देखते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर महबूब उल्लक जो हैं, इनके द्वारा मानव विकास का वर्णन कैसे किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने मानव विकास को क्या कहा है? विकल्पों में वृद्धि कहा है। इन्होंने कहा जब मनुष्य के ऑप्शंस में वृद्धि होती है, विकल्प में वृद्धि होती है, तो मनुष्य का डेवलपमेंट होता है। दूसरा, मानव जीवन में क्या करता है ये? सार्थक सुधार लाता है, यानी पॉजिटिव चेंजेस लाता है। विकास हमेशा हमारे लाइफ़स्टाइल को चेंज करेगा, बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा और इससे लोगों को नई-नई दशाएँ, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है विकास की वजह से। जब भी डेवलपमेंट होगा, तो लोगों का लाइफ जो होगा वो पॉजिटिवली क्या होगा? चेंज होगा। ये भी याद रखें। अब इसमें 1-2 चीज़ और भी आपको याद रखनी है जो पेपर में बहुत बार आता है, जैसे सतत पोषणीय विकास के बारे में या सतत पोषणीयता क्या होता है? सतत पोषणीय का मतलब इसको 2 खंडों में बाँटते हैं। पहला सतत, सतत का मतलब होता है लगातार और पोषणकारी का मतलब पोषणीयता का मतलब है जो लगातार और हमेशा पोषण करे, ऐसा विकास। देखो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल करता है, अपना विकास करने के लिए। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, ज़मीन है या फिर हमारे पास जो भी मिनरल्स हैं, जो भी हमारे पास खनिज है, हम उसका उपयोग करते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं। परंतु ऐसा नहीं कर सकते हम कि सारे के सारे खनिज एक बार में यूज़ कर लें, सारी ज़मीन को एक बार में वो खेती करने के लिए लगा दें, सारे पेड़ों को एक साथ काट दें। यदि हम ऐसा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी जो है, वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। और विकास एक समय पे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पे विकास का क्रम जो है, वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे पास पेड़-पौधे नहीं होंगे। हमारे पास ज़मीन थी तो हमने सब जगह खेती कर दी, तो सारी ज़मीन ही अनउपजाऊ या फिर आपने सुना होगा कि अगर किसान
लगातार किसी ज़मीन पे खेती करता है तो 4-5 साल करता है, उसके बाद ज़मीन को परत ही छोड़ देता है, खाली छोड़ देता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता दोबारा से आ जाए। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम उसको बार-बार यूज़ करेंगे, तो वो हमारे डेवलपमेंट पे क्या लगेगा? रोक लगा देगा। वो हमारा डेवलपमेंट होगा नहीं, एक समय के बाद ज़मीन लवणीय हो जाएगी, लवणीय का मतलब थोड़ा-सा ज़मीन में जो है नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो उतना फर्टाइल नहीं होगा, उतना उपजाऊ नहीं होगा जितना कि वो हो सकता है। जैसे आज पेट्रोलियम इतना महँगा बिकता है, ₹100 लीटर बिकता है या और चीज़ है। हमारे पास इतना पेट्रोल है कि हम आराम से अपने देश का भरण-पोषण कर सकते हैं। इवन हम बहुत सस्ता भी बेच सकते हैं, परंतु हमने उसको स्टोर करके रखा है कि भविष्य में कभी युद्ध हो जाए या फिर दूसरा देश जहाँ से हम पेट्रोल लेते हैं, वहाँ से सप्लाई ना मिले, आर्थिक संकट का दौर हो जाए, 100 की जगह ₹500 किलो अगर तेल बिकने लगे या लीटर बिकने लगे, तो ऐसे केस में हमारी सरकार उस रिज़र्व को निकाल कर दुनिया को बेच के थोड़े पैसे भी कमा सकती है और हमारे भी पैसे बाहर जाने से रुक सकते हैं। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? तो हमें क्या करना है, हमारे संसाधन जो है उसका उपयोग हमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख के करना चाहिए ताकि प्रत्येक पीढ़ी क्या कर सके उसका इस्तेमाल कर सके। और संसाधनों का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे पानी है, जल है। हम कहते हैं जल है तो कल है, जल को स्टोर करो, वाटर को स्टोर करो। डिफॉरेस्टाइज़ेशन जो है जंगल वगैरह को नहीं काटना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास के 4 उपागम बताए थे, पहला आयुपागम। आय उपागम का मतलब ये है कि भई मनुष्य का विकास उतना ज़्यादा माना जाता है जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है। कोई महीने में 1 लाख कमाता है, कोई महीने में 4 लाख कमाता है, कोई महीने में 50,000 भी कमाता है, कोई महीने में 10,000 भी कमाता है। तो जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी, उसकी इनकम के हिसाब से उसे ज़्यादा डेवलप माना जाएगा। तो यहाँ पर कहता है दुनिया में सबसे पुराने उपागों में से एक है और इसे मानव विकास को डायरेक्टली जोड़ के देखा जाता है। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा, उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा। नेक्स्ट कहता है कल्याणकारी उपागम। कल्याणकारी उपागम क्या होता है? कल्याणकारी उपागम में ये होता है कि गवर्नमेंट आपके लिए कितना डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रही है। सरकार आपके लिए जितना डेवलपमेंट के प्रोग्राम लाएगी, आपका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है? इससे भी उपागम देखा जाता है। जैसे पहले आपको कहीं दूर पानी की सप्लाई लेने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उसके बाद फिर आपके स्थानों पर सरकारी नल के कनेक्शन लग गए। फिर आपने उन कनेक्शनों से देखा आपके घर में पानी आ रहा है और उसके बाद आप डायरेक्टली नल खोल रहे हो और पानी को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आपका कल्याण बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये दिखता है कि वहाँ पर विकास डेवलपमेंट हुआ है, कि सरकार के जो कल्याणकारी कार्य है उसमें कितना खर्च होता है। तीसरा कहता है तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसके अंदर ये होता है कि कोई मनुष्य जो है कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उसके लिए, जैसे उसकी शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, रहने की जगह, ये सब उसको मिल पा रहा है कि नहीं? अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, ज़्यादातर लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा, ज़्यादातर लोग जो है गंदा पानी पी रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हमारे देश में ज़्यादातर लोग बीमार पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा और डेवलपमेंट तब होगा जब हमारे देश में ये सारी की सारी व्यवस्था हो जाएगी। बेसिक जो आधारभूत आवश्यकता है यानी बेसिक नीड की जो अप्रोच है वो भी हमारे देश में होनी चाहिए। तीसरा है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में ये होता है इसका पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्षमता उपागम जो है इसका विकास किसने किया? तो हमारे जो भारत के प्रोफ़ेसर अमर्त्य सेन थे इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य की संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए। अगर मनुष्य अपने संसाधनों तक नहीं पहुँच पा रहा है तो उसका कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो संसाधनों तक क्या करे? पहुँचे। आपको याद रखना है। तो ये 4 उपागम थे, 4 उपागम वाला क्वेश्चन आपको करना है। अगला कहता है कि मानव विकास को कैसे मापा जाता है? यानी एचडीआई को मापने के क्या सूचकांक हैं? तो 3 सूचकांक बताए थे। इसमें 0 से 1 तक स्कोर दिया जाता है। 0 को कम विकास और 1 को विकसित माना जाता है। इसमें सबसे पहले आपकी हेल्थ देखी जाएगी, फिर आपका एजुकेशन देखा जाएगा। स्वास्थ्य के आधार पर मूल्यांकन कि कितने बच्चे जो हैं वो स्वस्थ पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित नहीं हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर वो व्यक्ति की आयु की जो दशा है वो कैसी है, कितना वो जी पा रहे हैं। जैसे आज के ज़माने में दिल्ली में 1 से लेकर 70 साल तक अगर कोई इंसान हो जाता है, तो वो उसकी जीवन की आयु प्रत्याशु 70 तक है। और वहीं अगर हम कहीं दूसरी जगहों पर बात करते हैं तो व्यक्ति जो है 1 साल से लेकर लगभग 80-90 जी लेता है अभी भी। गाँव वगैरह में जी लेते हैं लोग-बाग। लेकिन शहरों में तो क्या है 70 जैसे दिल्ली जैसे इलाकों में 70 जी ले कोई वही बड़ी बात है। उसके फेफड़े गल जाते हैं, जब तक चाहे वो सिगरेट पिए ना पिए, इतना धुआँ फिर भी ले ही रहा है। इसके अलावा हम इसमें एजुकेशन देखते हैं, प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है। अगर हमारे देश में जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर उतना ह्यूमन डेवलपमेंट उसका बहुत ज़्यादा होगा। उसके पास अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम होंगे। वो मेहनत मज़दूरी, कृषि वगैरह तो कर सकता है, लेकिन उसके अलावा ऐसे काम कर सकता है, जो थोड़े से कैसे होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति करते हैं।
और इससे उसकी इनकम में भी इंक्रीज़मेंट हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि उसकी शारीरिक क्षमता हमेशा काम दे। जैसे मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, तो मैं 60 साल के बाद भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे को मार्कर का वेट ही तो उठाना है और मुझे ऐसे ही तो बोलना है, ठीक है? तो इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो लेकिन वही चीज़ है कि अगर मुझे खेत में जाना पड़े, मुझे सर पे बोझा उठा के लाना पड़े, तो वो शायद उस आयु में मैं ना कर पाऊँ, ठीक है? 80 उम्र के लोग के भी बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं। केवल टीचिंग की बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज के ज़माने में पढ़ने-लिखने के बाद में लोगों के पास में ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करता है। हालाँकि अब उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची कि जिस हिसाब से वो काम कर सके, लेकिन वो बेहतर काम करता है, उन्हें लगता है उससे अच्छा कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो आज भी उससे काम वो करवाया जाता है। वो करने को तैयार भी तीसरा क अगला कहता है संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच का मतलब क्या है? कि व्यक्ति कहाँ तक अपने संसाधनों तक पहुँच पाता है। इसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना इनकम जनरेट कर पाता है, रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, ठीक है? और उस हिसाब से उसकी लाइफ़ को हम स्केल करते हैं, ठीक है?